student, I Nisha Pasha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to the last topic of environmental issues which is solid waste and other issues. Other issues और solid waste में हम क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे कि soil pollution क्या होता है, solid waste क्या होता है, कितने types के होते हैं, किस तरीके से हम solid waste का disposal कर सकते हैं. इसी के साथ में यदि मैं other environmental issues की बात करूं तो ozone depletion क्या होता है, क्या क्या इसके इफेक्ट्स हो रहे हैं. इसी के अलावा हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं. और इसी के साथ एक अच्छी बात ये भी कि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स देखे जाते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि चिपको मूवमेंट हो गया, राइट, विश्नोइज मूवमेंट हो गया. इसके अलावा भी कौन कौन से एक्ट जो है हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने लागू किए हैं हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए और साथ ही साथ इसको बचाए रखने के लिए. इज दैट क्लियर? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट के बाद में हम देखेंगे इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या हैं, किस तरीके से आते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए फटाफट स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन की. व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल पोल्यूशन? देखो बच्चों, हमने बात करी थी कि यदि या तो उसकी क्वांटिटी खराब कर दो तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप किसी चीज की गुणवत्ता पे क्वेश्चन करते हो या उसकी गुणवत्ता खराब करते हो तो दैट मीन्स वो अपना जो एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, हमने बात करी थी पोल्यूशन की. क्या होता है पोल्यूशन? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एयर, सॉइल, व्हाटएवर, राइट. तो सॉइल पोल्यूशन क्या है कि आप उसकी क्वालिटी में डिफरेंस ला रहे हो, आप उसकी क्वालिटी को खराब कर रहे हो, वो ही सॉइल पोल्यूशन है. तो यहां पर आप देखोगे सॉइल पोल्यूशन इज द ऑल्टरेशन इन सॉइल रिजल्टिंग. क्या क्या कैसे कर सकते हो आप? या तो आप क्या करोगे, रिमूवल कर दोगे. ठीक है, रिमूवल कर दोगे. रिमूवल क्या है मैम? यदि आप ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं, राइट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मटेरियल जो होते हैं सॉइल के, यदि आपने वो रिमूव कर दिए तो भी सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है. फिर हम बोल रहे हैं एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस. क्या मतलब हुआ? यदि आप एडिशन कर रहे हो, एडिशन का क्या मतलब हो गया बच्चों? आप क्या मिला देते हो? पेस्टिसाइड्स मिला रहे हो. आपको क्या चाहिए? बहुत अच्छी ईल्ड चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड्स मिला रहे हो. ये क्या कर रहे हैं? सॉइल की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. दैट मीन्स आप कोई चीज रिमूव कर रहे हो सॉइल में से या कुछ चीज ऐड कर रहे हो और उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है. दैट मीन्स वो सॉइल पोल्यूट हो रही है. इज दैट क्लियर? डेफिनेशन समझ में आ गई? सो सॉइल पोल्यूशन इज द ऑल्टरेशन इन द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम रिमूवल एंड एडिंग ऑफ सब्सटेंसेस एंड फैक्टर विच डिक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी. आपको पता है यदि आप सॉइल की क्वालिटी या उसकी प्रोडक्टिविटी खराब करते हो तो हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली डेजर्टिफिकेशन कर रहे हैं. आपको पता है हम डेजर्ट बना रहे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है. इज दैट क्लियर? चले, पेस्टिसाइड्स, fertilizers, chemical, radioactive waste, garbage, construction waste and dumping are the common source of soil pollution. क्या क्या रीजन है कि आप फर्टिलाइजर मिला रहे हो, उसमें आप पेस्टिसाइड्स मिला रहे हो, आप उसमें केमिकल्स मिला रहे हो, आप उसमें कचरा कूड़ा डाल रहे हो. आपने देखा है कई बार हम क्या करते हैं, कूड़ा डाल दिया तो उसकी वजह से जो भी उसमें से केमिकल निकल रहे हैं, उसमें से कोई गैस रिलीज हो रही है उस कचरे के अंदर, वो क्या कर रही है? कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को पोल्यूट कर रही है, राइट. व्हेन रिमूविंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सॉइल इज नोन एज नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन. लास्ट वन हम बात करें अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप मॉडिफाई कर रहे हो, आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो. आप जितनी ज्यादा जनसंख्या, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप जंगलों को काट रहे हो. तो ये क्या है? अर्बनाइजेशन है. अर्बनाइजेशन भी क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली सॉइल को पोल्यूट कर रहा है. इज दैट क्लियर? नाउ सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन. सॉइल इरोजन यानी कि भूमि का कटाव. चूंकि हम पेड़ ही काट रहे हैं, हम, आपको पता हो तो हमने पढ़ा था जब प्लांट किंगडम वाला चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि जो मॉसेज होती हैं वो क्या करती है? सॉइल इरोजन होने से बचाती है, भूमि के कटाव को बचाती है. लेकिन आप पौधे ही नष्ट कर रहे हो, आप प्लांट ही हटा रहे हो, तो वहां पर किस तरीके से आप भूमि का कटाव रोकोगे? आप इतनी सारी गंदगी डाल रहे हो, आप स्लज डाल रहे हो, आप इंडस्ट्रियल का जो भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो डाल रहे हो, तो कहाँ से सॉइल की क्वालिटी बनेगी? कहाँ से आप
उसका बचाव कर पाओगे, कहाँ से सॉइल की स्टेरिलिटी को कहाँ से उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बचा पाओगे। इज दैट क्लियर? आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, सॉइल को स्टेराइल कर रहे हो। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरीज बट इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या क्या हो सकती है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो बच्चों, बहुत ज्यादा ओवर कल्टीवेशन कर रहे हो, यानी कि बार बार आप उसके अंदर नया नया चीज उगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर की जो लेयर है जहां पर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है वो ही खत्म हो गया। ठीक है, अर्बनाइजेशन, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर मुझे रोड बनानी है, ठीक है, रोड बनानी है, रोड बनाओगे तो आप अंदर डीप तक ऊपर की लेयर हटा रहे हो, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब जो ये भूमि उपजाऊ थी वो कैसे हो गई, स्टेराइल हो गई। अब यहाँ पर क्या आप क्रॉपिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज क्या कर रही है, सॉइल को खराब कर रही है। इसी के साथ में अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, आपको लग रहा है कि हमारे पास पैट्स हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं, और आप दूसरों की जगह पे उसको ग्रेजिंग करने के लिए भेज रहे हो। ठीक है, तो सॉइल की क्या खराब हो रही है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो रही है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन, ये क्या बोल रहा है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है कि आप पेड़ पौधे हटा रहे हो, आप जंगलों को काट रहे हो खुद की घर बनाने के लिए, खुद की इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स सिंचाई के संसाधन, या आप कह रहे हो जो सिंचाई के तरीके हैं वो आप गलत तरीके से यूज ले रहे हो। तो अभी आप, जब हम फर्दर पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बाद में, तो आप देखोगे वाटर लॉजिंग का जो एक रीजन है वो यही है कि हम प्रॉपर इरिगेशन नहीं कर पा रहे, तो रिजल्टिंग द एरिड पैचेस ऑफ लैंड। एरिड पैचेस का क्या मतलब होता है, जहां पर मॉइस्चर ना हो। इसी वजह से क्या होगा, व्हेन लार्ज बैरन, बैरन का मतलब होता है स्टेराइल, मतलब आप यहाँ पर मान लो कि एक एरिया जो है वो स्टेराइल हो गया, वो सॉइल अब उपजाऊ नहीं है, फिर दूसरी जगह सेम कंडीशन हुई। अब क्या होगा, मान लो ये वाला एक पैच है जो कि स्टेराइल है, यहाँ बगल में एक और पैच है, धीरे धीरे ये क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो आप देखोगे कि इतना लार्ज एरिया क्या हो गया, अब स्टेराइल हो गया। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी की वजह से डेजर्ट क्रिएट हो रहे हैं। So when large barren patches extend and meet over time, desert is created. Internationally, it has been recognized that desertification is a major problem nowadays, particularly due to increased urbanization. आ गई बात समझ में? चलिए, Now water lodging and soil salinity. क्या होता है water lodging? देखो कहीं जगह आपने देखा बहुत ज्यादा पानी, ठीक है, आप सॉइल पे बहुत सारा पानी डालते जाते हो, ठीक है, और कई बार क्या होता है कि वाटर आपने नहीं डाला है, तो आपको पता है भूमि कैसे हो जाएगी, एकदम क्रैक हो जाती है, ठीक है, एकदम टुकड़ों में बट जाती है, और आप देखते हो एक वाइट लेयर जो होता है वो सबमिट हो जाता है। ये जो व्हाइट लेयर है इसी को हम क्या कहते हैं, जो सॉल्ट होता है, पानी में से जो सॉल्ट निकलता है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा लेयर के फॉर्म में, और इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर एरिएशन नहीं जा पाएगा, अंदर के न्यूट्रिएंट खराब हो जाएंगे, और जो रूट यहाँ पर लगी होगी उसके सराउंड में ये सॉल्ट अक्यूमुलेट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या हुआ, इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉजिंग इन द सॉइल। Beside affecting the crops, water lodging draws salt to the surface of the soil. क्या होगा, salt का accumulation हो जाएगा on the surface soil surface. The salt then is deposited as the thin crust on the land surface और start collecting at the root of the plant. और क्या होगा, जो root होगी plant की वहां पर भी deposition हो जाएगा. This increased salt content inimical to the growth of crops and externally damage to the agriculture. और क्या कर रहा है, indirectly हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी एग्रीकल्चर को नष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल की क्वालिटी खराब कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? Water lodging and soil salinity are some of the problems that have
come in the wake up of the green revolution. Now we have solid wastage. सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है कि जो आपको लगे ठोस है, जितना भी आपके घर का कचरा है, हॉस्पिटल का हजार्डियस मटेरियल है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या सॉलिड वेस्ट भी हम इसको कहते हैं, तो ये सब तरह का क्या है, सॉलिड वेस्ट है। और इनका डिस्पोजल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा विचारणीय हमारा एक मुद्दा है कि हम किस तरीके से डिस्पोज करें। प्लास्टिक, अभी आपको पता है प्लास्टिक, हमारे जो पीएम मोदी सर हैं उन्होंने क्या किया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर प्रॉपर बैन लगा दिया है कि ये प्लास्टिक हटाओ, हम यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा। डिस्पोजल नहीं हो रहा, मान लो कि आप भूमि में उसको गाड़ भी रहे हो, प्लास्टिक को जला भी रहे हो, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, राइट। इसी के साथ सॉइल पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एक चीज से तीन तरह के पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होता जा रहा है और इसका जो बुरा असर है वो हम पे ही पड़ेगा। तो अभी भी बच्चों चांस है हम लोगों का भी और आप लोगों को भी कि अभी भी हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं। बहुत एक छोटा छोटा स्टेप, मान लीजिए कि अभी सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन हम में से ही, हमारी फैमिली में से ही हम क्या करेंगे, नहीं पॉलीथीन बची हम ले जाते हैं, चलो क्यों बढ़ावा देना है इन चीजों को। बंद हो गई है तो बंद करने की आदत डाल लो ना। हम कोई और सोर्सेज, हमारे पास वी हैव लॉट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एट होम, राइट, तो हम उसी का पेपर बैग बना लें, मार्केट में भी अवेलेबल है। पिछली बार भी बैन लगा था, वापस से रीयूज होने लग गया। क्यों होने लग गया? क्योंकि हम लोग ही नहीं रुक रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस, हम सोचते हैं कि ठीक है वो भी तो कर रहा है मैं भी कर लूंगा। अरे एक स्टेप आप आगे लो ना। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ। ये वाकई में एक सोचने का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग अपने आप में सुधार ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को बचाएंगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे आप कहाँ पर जा रहे हो। आपको लग रहा है कि कहीं पर भी कभी भी बाढ़ आ रही है जहां कभी बाढ़ का सुना ही नहीं था, कहीं पर भी अकाल पड़ रहा है जहां आपने देखा ही नहीं था, राइट, कहीं पर भी बहुत तेज बारिश आ रही है, फ्लड आ रहा है, आपने सुना ही नहीं था। तो ये क्या है? ये हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से। सो प्लीज अवेयर। सॉलिड वेस्ट क्या है? सॉलिड वेस्टेज आर डिस्कार्डेड और लेफ्ट ओवर सॉलिड मटेरियल। द वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। कौन कौन से सॉलिड वेस्ट है? आपकी बुक में एनसीईआरटी में 3 तरह के वेस्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, दूसरा है हमारा हॉस्पिटल वेस्ट और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया है। म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है बच्चों, वो क्या है? जितने भी आपके घर का, आपकी ऑफिस का जो कचरा है, जो गार्बेज है, वो ही क्या कहलाता है? म्युनिसिपल वेस्ट कहलाता है। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम होम, शॉप्स, ऑफिस एक्सेट्रा। नाउ वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में कैसा आता है? स्क्रैप्स। स्क्रैप मतलब कुछ ऐसे टुकड़े, ठीक है, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसके टुकड़े हो, किसी भी तरह के मेटल के भी हो सकते हैं। इफ्लुएंट्स, स्लज एंड फ्लाई एश। स्लज का मतलब होता है जैसे कीचड़ सा, कुछ लिक्विड सा मटेरियल। जो इफ्लुएंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिनको हम डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं या हम उसका डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है। माइनिंग वेस्ट इंक्लूड माइन डस्ट, रॉक ट्रेलिंग एक्सेट्रा। टेलिंग। हजार्डियस वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट में आप बात करो तो पेस्टिसाइड्स है, रबर्स है, डाइज है, केमिकल्स है। और इसी के साथ में यदि हम हॉस्पिटल से रिलेटेड, हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है बच्चा, वो भी उसमें हजार्डियस वेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे सीजर का काम करते हो, वहाँ पर आप सिरिंज का यूज करते हो, वहाँ पर आप ब्लड के सैंपल्स को भी डिस्कार्ड करते हैं, राइट। तो ये क्या है? थोड़ा पैथोजेनिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन के और डिजीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत जरूरी है। नाउ वी हैव डिफंक्ट शिप्स। क्या मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा है कई बार जो आइलैंड्स होते हैं, राइट, वहां पर ऐसे ही कुछ कबाड़ सा पड़ा रहता है, बहुत बड़े बड़े शिप्स पड़े रहते हैं, बोट्स पड़ी रहती हैं जिनको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। वो जो मटेरियल होता है, वो जो सॉलिड वेस्ट होता है, वो कैसा होता है? डिफंक्ट शिप्स प्रोड्यूसिंग स्कार्प मेटल। नाउ इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज में कैसा आता है? जो आप फोन घर में आपके बहुत सारे होंगे आजकल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जितने अपने स्मार्टफोन हैं वो बहुत जल्दी खराब भी होते हैं। जैसे कि यदि आपके पास रिलायंस का नोकिया 300 या 300 ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है, यदि वो है और आज का जो आप बोलोगे स्मार्टफोन है, तो आप देख सकते हो कि कौन जल्दी खराब होगा।
स्मार्टफोन है, थोड़ा सा पानी भीगा खराब है। तो इस तरह से हमारे घर पे ई वेस्ट भी है। इसके अलावा आप बात करो टीवी, नया नया स्मार्ट टीवी आ रहा है तो आप पुराने वाले टीवी को यूज़ नहीं कर रहे हो, आपने रख दिया, कबाड़ में रख दिया, ठीक है। इसके अलावा एसी, इसके अलावा कूलर, इसके अलावा हम बात करें हमारा रेफ्रिजरेटर, बहुत सारा हमारे घर के अंदर से ही इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड वेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आते हैं। नाउ ऑल वेस्ट वी जनरेट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप। जितना भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं उसको हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक है हमारा बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम डिग्रेड कर सकते हैं। दूसरा है रिसाइक्लेबल, ठीक है, डिग्रेड नहीं हो रहा है, डिग्रेड नहीं करना है तो हम उसको यूज कर ले, ठीक है, हम उसको रीयूज कर ले। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि भाई ये डिग्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं, हम इसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने क्या कहा? रिफ्यूज कर दिया है। क्लियर दैट? इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इन सॉर्टेड। क्या करना है हमें? जो भी गार्बेज है हम उसको सॉर्टेड करें। सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है जो भी आपके घर में गार्बेज है। नाउ डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट बहुत जरूरी है। आप देख पा रहे हो कि हमारी अर्थ की हालत क्या है। एक छोटी सी बात बता रही हूँ, ठीक है, हमारी अर्थ एक सिंगल प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, हम जहाँ पर रह सकते हैं। यदि तुम इसी प्लैनेट को खराब कर दोगे या हम नॉट ओनली यू आर, हम यदि इसी प्लैनेट को खराब कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? राइट? आज हम जितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारी लाइफ के लिए तो कर रहे हैं, और लाइफ ही नहीं बचेगी तो फिर मतलब क्या? हम रहेंगे कहाँ? सो फर्स्ट है हमारा सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन का मतलब है कि सबसे अच्छा इसके अंदर है कि जो भी जहाँ से भी सॉलिड वेस्ट आ रहा है उसको हम किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये डिग्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम इसको रीयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें तो आपको पता है कि आजकल सेग्रीगेशन चल रहा है। वो आजकल क्या बहुत टाइम से चल रहा है कि गीला कचरा एक तरफ होना चाहिए, सूखा कचरा एक तरफ होना चाहिए। कोई प्लास्टिक बैग्स है तो उसको अंदर रख लो, कोई हमारा हजार्डियस वेस्ट है तो हम इस वाले कलर के डस्टबिन में डालेंगे। जैसे वी हैव वेट वेस्ट ग्रीन कलर का है, ठीक है, ड्राई वेस्ट सूखा कचरा है, ब्लू कलर का डस्टबिन है, सैनिटरी वेस्ट है तो रेड कलर का है, यदि कोई हजार्डियस वेस्ट है तो ब्लैक कलर का। सेग्रीगेट कर दो। आपके घर पे कचरा लेने वाले आते हैं, वहां पर आप क्या करते हो कि जैसे आपने एक साथ कचरा डाल दिया, आपने देखा होगा कुछ लोग वहां उसी पे बैठे हुए होते हैं और वो सेग्रीगेट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पता लग जाता है ना भाई क्या सेग्रीगेट करना है। यदि आप वैसे ही सेग्रीगेशन करके दो तो उनका टाइम भी नहीं खराब होगा, मेहनत भी नहीं खराब होगी, और वो इजीली सेपरेट कर पाएंगे कि ये कचरा बहुत ज़्यादा हजार्डियस है, ठीक है, ये कचरा हम रीयूज कर सकते हैं, ये वाला कचरा हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम सेग्रीगेट करके दें, एटलीस्ट हमारे घर के कचरे को हम सेग्रीगेट कर दें। नाउ फिर हमारे पास है कि आपने सेग्रीगेट कर लिया तो रिड्यूस मतलब कि आप जितना हो सके आपके घर से निकलने वाला कचरा इस तरीके से करो कि वो धीरे धीरे कम हो, बहुत ज़्यादा ना हो। रीयूज ऐसा, यदि मान लो कि कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, यदि उसमें से कोई बैटरी यूज़ आ रही है या उसमें से कोई कंपोनेंट यूज़ आ रहा है, कोई मटेरियल यूज़ आ रहा है, तो आप उसको वापस से रीयूज़ कर लो। राइट? रिसाइकिल, कोई चीज़ वापस से रिसाइकिल हो रही है, वापस से बन पा रही है तो उसको रिसाइकिल कर लो। वेस्ट टू एनर्जी, कोई एनर्जी बन रही है, राइट, जैसे हम कचरा दबाते हैं तो कंपोस्ट अपनी क्या बनती है? खाद बन जाती है। राइट? इसके अलावा हम बहुत सारी एनर्जी बना सकते हैं। डिस्पोजल, अब मान लीजिए कि इनमें से हमारा जो कचरा बच गया है, जो वेस्ट बच गया है, हम उसको फर्दर इनमें से कुछ नहीं कर पा रहे तो उसका डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। डिस्पोजल के तरीके अभी हम फर्दर पढ़ेंगे। बर्निंग क्या है? इट्स अ वे ऑफ अ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम जलाते हैं। अब देखो, ये वाला जलाने वाला काम नहीं करेंगे, ये वाला जलाने वाला काम हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा रास्ते में, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं, वो क्या करवाते हैं? झाड़ू लगवाते हैं और कचरा एक साइड में जला देते हैं। क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इससे आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है। इंसिनरेशन भी क्या है? एक तरह की बर्निंग है। पायरोलिसिस भी क्या है? एक तरह की बर्निंग है। बट
ये एक मैनेज वे में हो रहा है, जैसे इंसिनरेशन, ठीक है, और पायरोलिसिस। देखो इंसिनरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास टैंक्स होते हैं जिसमें हम वेस्ट को मिक्स करते हैं, फिर हम उसको इंसिनरेट करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में। यहाँ पर बस इतना सा अंतर है कि इंसिनरेशन में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन यदि आप पायरोलिसिस की बात करोगे तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, इट्स अ फर्स्ट स्टेप बिफोर गैसिफिकेशन एंड कंबशन। मतलब पायरोलिसिस क्या है, ये भी एक तरह का बर्निंग ही प्रोसेस है, लेकिन यहां पर एब्सेंस ऑफ O2 है बच्चों। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तब हम क्या करवाते हैं, पायरोलिसिस करते हैं। इट्स अ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन बर्निंग, बट एक प्रॉपर वे में होता है, बिल्कुल टैंक्स बने होते हैं, एक पूरे मैनर वे में होता है। ऐसा नहीं कि आपने बाहर खुले में आपने क्या कर दिया है, अपना कचरा जला दिया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई कि इंसिनरेशन कैसे करते हैं। नाउ वी हैव डंपिंग, थर्ड डिस्पोजल मेथड। डंपिंग में आप क्या करते हो, देखो बच्चों, आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं पर भी डंपिंग यार्ड है तो आपने देखा होगा बहुत गहरा गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, गहरा गड्ढा खोदा जाता है, वहां पर कचरे को फाइन चॉप किया जाता है या उसका एक फाइन पेस्ट बनाया जाता है या बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उसको तब्दील कर दिया जाता है। फिर एक लेयर लगाई जाती है, किसकी, अर्थ की लेयर लगाई जाती है। फिर वापस से कचरा डाला जाता है, एक लेयर बनाई जाती है। फिर वापस से एक कचरा बनाया जाता है, एक लेयर बनाई जाती है। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड डंपिंग मैथड। क्यों, क्योंकि प्रॉपर क्लोज्ड है। लेकिन जैसे ये सरफेस आ गया, नॉर्मल सरफेस आ गया, यहां पर भी कचरा तुम डाल रहे हो, डंपिंग यार्ड बना रखा है, तो इसको हम कह देंगे ओपन डंपिंग। ये बात समझ में आ गई। अब वी हैव टू काइंड ऑफ मेथड्स। डंपिंग के भी दो मेथड्स हैं, एक है ट्रेंच मेथड और एक है एरिया मेथड, ठीक है। ट्रेंच मेथड में आप क्या कर रहे हो, यहां पर लगभग 15 फीट का गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है, उसमें आपने कचरा भरा है, केवल 15 फीट का गड्ढा, एक एरिया लिया है, छोटा एरिया, वहां पर एक आपने 15 फीट का गड्ढा खोदा है, उसी में ही आप कचरा डालोगे। फिर दूसरा गड्ढा खोदोगे उसके पास में 15 फीट का, फिर तीसरा गड्ढा खोदोगे, यानी कि छोटे छोटे टैंक्स बना रहे हो, एक तरह से आप छोटी छोटी टैंक्स बना रहे हो, उसके अंदर कचरा इकट्ठा कर रहे हो, फिर लेयरिंग कर रहे हो, फिर कचरा इकट्ठा कर रहे हो, फिर लेयरिंग कर रहे हो, फिर कचरा इकट्ठा कर रहे हो, फिर लेयरिंग कर रहे हो। सबसे पहली बात, जहां पर भी आप डंपिंग यार्ड बना रहे हो वहां पर वाटर जो होता है वो थोड़ा नहीं हो, मतलब वाटर जो है वो आपके नियरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैम, क्योंकि वाटर होगा तो हो सकता है कि ये यहां से लीक कर जाए, वाटर में मिल जाएगा, सॉइल खराब करेगा, राइट, वाटर में लेगा, सॉइल भी खराब करेगा, और मान लीजिए कोई इसमें से गैस रिलीज हो गई तो एयर भी खराब करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे ही यदि एरिया मेथड की आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे ट्रेंच बनाए गए हैं, फिर यहाँ पर एक ट्रेंच है, दूसरा ट्रेंच यहाँ पर है। एरिया मेथड में आप बहुत बड़ा एरिया लेते हो, ठीक है, क्या लेते हो, बहुत बड़ा एरिया, देख रहे हो यहाँ पर बहुत बड़ा लार्ज सरफेस लेते हो, वैसा ही गड्ढा खोदोगे, लेयरिंग भी करोगे, लेकिन लार्ज सरफेस एरिया लोगे, इसको कहते हैं एरिया मेथड। छोटा टैंक, छोटा साइज लोगे, वो ट्रेंच मेथड। एरिया मेथड में बहुत बड़ा। यहाँ पर देखो क्लोज डंपिंग भी हो रही है और एक ओपन डंपिंग, दोनों हो रही है। आ गई क्या बात समझ में, डंपिंग मेथड। हालांकि डंपिंग मेथड के भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बट हमारे पास कोई अभी नया ऑप्शन नहीं है कि हम कैसे डिस्पोजल, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्पोजल कैसे करें। तो एक सोल्यूशन तो है, लेकिन हालांकि इसके ड्रॉबैक्स हैं, बट और कोई सोल्यूशन, तो आप लोग साइंटिस्ट बन जाएं, कुछ ऐसा इंजीनियरिंग में कर लें या कुछ भी कर लें, तो कहीं ना कहीं पर देखो, साइंस तो सभी पढ़ रहे हो ना, ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी क्या करती है, सब तरह के ऑप्शन ओपन करती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की फील्ड की चूज की जाए। यदि आप में ऐसा पोटेंशियल है तो आप ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढ लो, साइंटिस्ट बन करके सोच लो, ठीक है। कुछ बच्चे इंजीनियर भी बनते हैं जो साइंस फील्ड के होते हैं, तो वो कुछ ऐसा इक्विपमेंट बना ले कि जिस तरीके से हम क्या कर सके, इस कचरे को डिस्पोज कर सके। आ गई बात समझ में, चलिए आगे।
केस स्टडी में आपके बेंगलोर के एक सर हैं जिनका नाम है अहमद खान। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा स्टेप लिया था और 2002 में 40 किलोमीटर प्लास्टिक से उन्होंने रोड भी बनाई थी। कैसे बनाई थी, आ जाओ बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन थे इसमें इंक्लूडेड? अहमद खान सर, राइट, साथ ही साथ आरवी कॉलेज, इसी के साथ में बेंगलोर, चूंकि अहमद खान सर भी बेंगलोर के ही हैं तो बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया? देखो अहमद खान सर ने क्या किया कि जो प्लास्टिक होती है, ठीक है, प्लास्टिक, इसका इन्होंने क्या किया बच्चों, फाइन पाउडर बनाया, फाइन पाउडर, और उसको क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, फाइन पाउडर को मॉडिफाइड कर दिया और उसको नाम दिया पॉली ब्लेंड। क्या नाम दिया? पॉली ब्लेंड, राइट, पॉली ब्लेंड। अब सुनो मेरी बात, पॉली ब्लेंड के साथ में इन्होंने मिलाया बिटुमिन, ठीक है। बिटुमिन क्या करता है? रोड बनाने में मदद करता है, ठीक है, बिटुमिन क्या करता है? रोड बनाने में हेल्प करता है। तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन लिया और बेंगलोर के अंदर 2002 में 40 किलोमीटर की इन्होंने रोड बनाई। क्या क्या फायदा हुआ इससे? एक तो प्लास्टिक रीयूज हो गया, पहली बात, इतनी बड़ी जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है इनडायरेक्टली और काम भी आ रही है रोड बनाने के। इस रोड बनाने से क्या फायदा? ये जो रोड है बच्चों, इससे जब बारिश के प्रति ये रिपेलेंट है, ठीक है, मतलब वाटर रिपेलेंट है, तो बारिश में जैसे कि आपने देखा होगा हमारी सड़कें कितनी जल्दी से खुद जाती है, जगह जगह नए नए गड्ढे बन जाते हैं, तो उसमें ये एक टेंडेंसी थी कि वो वाटर रिपेलेंट था। और दूसरी बात क्या हो रहा है, लॉन्ग लास्टिक थी, रोड की जो लाइफ होती है वो भी इंक्रीज हो रही थी। तो कितनी अच्छी बात है, ये तो हुई एक नॉर्मल बात। अब सुनो एक इंटरेस्टिंग बात, जो प्लास्टिक को उठाते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक बीनते हैं ना, जिनको हम कहते हैं रैक पिकर्स, ठीक है, रैक पिकर्स पहले 1 kg प्लास्टिक के लिए, 1 kg प्लास्टिक के लिए उनको क्या मिलता था? केवल मात्र 40 पैसा, केवल मात्र 40 पैसा मिलता था। लेकिन अहमद खान सर ने उनको क्या ऑफर दिया? उन्होंने बोला कि आपको 1 kg प्लास्टिक के लिए मैं दूंगा 6 रुपए। आई बात समझ में? तो यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली इनको भी एक अच्छी लाइफ देने के लिए सोचा, राइट। सेम काम के लिए पहले इनको सिर्फ और सिर्फ 40 पैसा मिल रहा था, यहाँ पर 6 रुपए मिल रहे हैं, राइट। और इसके अलावा प्लास्टिक भी यूज हो रही है। बहुत ही अच्छी इन्होंने एक आइडिया निकाला था, एक सोल्यूशन निकाला था, बहुत ही कारगर रहा। हालांकि कुछ रीजन की वजह से अब ये फर्दर नहीं हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या दिया, एक हमें एक नई सोच दी कि हम कुछ भी ऐसा नया क्रिएशन कर सकते हैं, एक नया सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आ जाओ, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, रीड कर लेते हैं। अ प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर इन बेंगलोर हैज मैनेज्ड टू फाइंड द आइडियल सॉल्यूशन to the increasing problem of accumulating plastic waste। प्लास्टिक वेस्ट जो कि एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका आइडिया दिया एक बेंगलोर में रहने वाले जो प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने एक आइडिया दिया। क्या नाम था उनका? अहमद खान, एज 57 ईयर्स ओल्ड थे, जिन्होंने 20 साल में बहुत सारी प्लास्टिक सैक प्रोड्यूस करी और उन्होंने पाया कि अबाउट 8 years ago, 8 साल पहले, he realized that plastic waste was a real problem। seriously प्लास्टिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Polyblend, a fine powder of recycled modified plastic was developed then by his company। इनकी कंपनी ने एक जो प्लास्टिक सैक्स थे उन्हीं को मॉडिफाइड किया और पॉलीब्लेंड बनाया। पॉलीब्लेंड बना करके इन्होंने क्या किया, मिक्स किया। दिस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद द बिटुमिन दैट इज यूज्ड टू ले रोड्स बनाने में इसका यूज लिया। In collaboration with RV College of Engineering and Bangalore City Corporation, Ahmed Khan proved that blend of polyblend and bitumen when used to lay road, जब ये रोड बनाने के लिए यूज लिया जाएगा, enhance the bitumen's water repellent properties and help to increase road life by a factor of
3। आ गई बात समझ में? कितनी अच्छी उन्होंने एक होप दी हमें। द रॉ मटेरियल ऑफ क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। कुछ भी हो, हम वेस्टेज को ही यूज कर रहे हैं जो रीयूज हो सकती है। सो अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ₹0.40 पर kilogram that rag pickers had been getting the plastic waste, Khan now offered, उन्होंने ऑफर दिया ₹6 using Khan's technique by year 2002. More than 40 kilometers of road in Bangalore has already been laid. बन गई है 2002 में। At this rate, Khan will soon be running short of plastic waste in Bangalore to produce polyblend. Thanks to innovation like polyblend, we might still avoid being smothered by plastic waste. आ गई बात समझ में? कितना अच्छा आइडिया निकाला और ऊपर से उसमें वर्क भी किया। आइडिया के साथ साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, उन्होंने वो चीज करी भी। तो आइडिया तो आप दे रहे हो सकता है उस चीज को करके तो देखो, क्या पता अच्छा एक सोल्यूशन निकल जाए। नाउ वी हैव एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। क्या है एग्रोकेमिकल? जो एक तरह का पोल्यूशन है वो क्या है? आप पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हो, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली वाटर और सॉइल को खराब कर रहा है। हमने पढ़ा था डीडीटी वाला, ठीक है, ऑप्शन पढ़ा था। सो इन द वेक ऑफ ग्रीन्स रेवोल्यूशन यूज इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव इंक्रीज मैनीफोल्ड फॉर द एनहांस क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आप इतना सारा स्प्रे करते हो और वो ही क्या है? एग्रोकेमिकल्स है, राइट। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एक्सेट्रा आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड. These incidentally are also toxic to non-target organisms that are important component of the soil ecosystem. Soil ecosystem को तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन जो non-targeted organism है जैसे कि हम, animals, insect, ये भी कहीं ना कहीं impact पड़ रहा है, इन पे bad impact पड़ रहा है। So इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी है जिसमें हमने बात करी है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जिसके अंदर जो भी वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इंटीग्रेटेड यानी कि बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके आप फार्मिंग कर रहे हो, तो उसमें हम बोल रहे हैं नो वेस्ट प्रोडक्ट। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं हो रहा, जो भी प्रोडक्ट आपका निकल रहा है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। कैसे यूज कर रहे हो देखो अभी। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर वेयर एज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल इन एज न्यूट्रिएंट फॉर अदर प्रोसेस। एक प्रोसेस तुम यूज कर रहे हो, दूसरे में उसी का यूज कर रहे हो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। दिस अलाउज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। इसी के लिए जिन्होंने काम किया उनका नाम है रमेश चंद्र डागर, जो कि क्या है? हरियाणा के किसान थे। अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा इज डूइंग जस्ट दिस। क्या किया उन्होंने? इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग करी। इन्होंने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया? इन्होंने इंक्लूड किया ABCDW, एग्रीकल्चर इन चेन प्रोसेस, बी कीपिंग, कंपोस्टिंग, डेयरी मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग। अब इन्होंने बोला कि इनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट लग रहा है वो मैं यूज भी कर रहा हूँ। कैसे यूज कर रहा हूँ? एग्रीकल्चर में आप क्या, जो वीड्स उग रही हैं साइड में, ऐसा कुछ, ऐसा प्लांट्स उड़ रहे हैं जो कि यहाँ के जो एनिमल्स यूज करते हैं वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, तो यानी कि ये यूज आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर जो यहाँ के एनिमल है उनका जो एक्सक्रीटा है वो आप मैन्योर बनाने में यूज लेते हो, वो वापस से कहाँ यूज आ रहा है? यहाँ यूज आ रहा है। आई बात समझ में? बी कीपिंग क्या कर रही है? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही है। इसके अलावा इकोनॉमिकली भी आपको हेल्प कर रही है। क्यों? क्योंकि आप शहद बेच करके पैसा कमा सकते हो, हाँ या ना। फिर कंपोस्टिंग, कंपोस्ट आप बना सकते हो, तो वो इसके लिए भी यूज आ रही है और यहाँ पर भी इसका फायदा हो रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हो तो सीधी सी बात है यहाँ पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, सब आप यूज कर रहे हो। कितनी अच्छी बात है ना, हाँ है ना। सो देयर इज नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि आपने जो डेयरी प्रोडक्ट था, या हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स थे फार्मिंग के लिए, डेयरी फार्मिंग की जो एनिमल्स थे उन्हीं का जो मैन्योर था आपने यूज कर लिया, फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ी। फॉर क्रॉप्स एज कैटल एक्सक्रीटा आर यूज्ड एज मैन्योर, क्रॉप वेस्ट इज यूज्ड, और जो क्रॉप का वेस्ट था टू क्रिएट कंपोस्ट विच कैन बी यूज्ड एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर और कैन बी यूज्ड टू जनरेट नेचुरल गैस फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स टू द फार्म।
और एनर्जी को भी आपने इनडायरेक्टली बना लिया। कितनी अच्छी बात करी। तो इसी हिसाब से इन्होंने क्या किया, एंथुसियास्टिक अबाउट द स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्प ऑन द प्रैक्टिस टू इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, डागर हैज क्रिएटेड, उन्होंने क्या किया, इन्होंने 5000 फार्मर्स को लेकर के एक क्लब बनाया जिसका नाम था हरियाणा क्लब किसान क्लब वेलफेयर, राइट। इसमें कितने फार्मर, देखो एक इंसान ने एक इनिशिएटिव लिया, उससे मिलकर के कितनी बड़ी चेन बन गई, 5000। और कितनी अच्छी बात थी कि उन्होंने जो भी चीजें बनाई उसी को जो वेस्ट प्रोडक्ट था यूज कर लिया। बाहर से कुछ भी हमें, मतलब हमने क्या कहा, 1 रुपये लगाया और 50 रुपए कमाए, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, तो क्या हुआ, हमने फार्मिंग तो करी, हमने बाहर से कोई भी पैसा नहीं लगाया, अंदर के अंदर ही काम हो गया। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का कितना लाभ हो सकता है, आ गई बात समझ में। चलो, नाउ वी हैव रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है बच्चों, जो ये ज्यादा घातक नहीं होता है, लेकिन ये घातक कब हो सकता है, जब ये एक्सीडेंटली लीकेज हो जाए इसमें, ठीक है, एक्सीडेंटली लीकेज हो जाए, साथ ही साथ इनका डिस्पोजल। दो मेन प्रॉब्लम है रेडियो एक्टिव्स के लिए कि क्या है, आ जाओ। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विद रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव फ्रॉम न्यूक्लियाइड्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉजेज कैंसर, क्यों, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं ये कैंसर्स कर सकते हैं, ये सीधा स्किन को पेनिट्रेट करके म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, राइट, इवन डेथ इन ह्यूमन एंड एनिमल। और यदि कोई लीकेज हो जाए तो वो डेथ का रीजन भी बन सकता है, मतलब लीथल भी होते हैं। सो द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज 2 वेरी सीरियस इनहेरिट प्रॉब्लम। क्या क्या हो सकता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सीडेंटल लीकेज और दूसरी प्रॉब्लम है सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये 2 प्रॉब्लम है। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ऑलरेडी देखी गई है 2 जगह पर, कहां पर, 3 माइल आइलैंड पर और कर्नोबिल इंसिडेंट। यहां पर क्या हुआ था, एक्सीडेंटली लीकेज हो गया था, किसका, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसका, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लोगों की डेथ भी हुई, कैंसर भी कॉज हुए, वहां पर म्यूटेशन भी देखा गया, मतलब बहुत सारी चीजें यहां पर हुई। अब देखो सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है, इस वेस्ट को प्रॉपर करने के लिए, ठीक है, सॉरी, इस वेस्ट को प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रॉक्स है यहाँ पर, रॉक्स के बीच में, ठीक है, कितना 500 मीटर का आपने डीप एक गड्ढा सा बनाया, वहां पर आपने इन रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है उसका कंटेनर रखा और उसको चारों तरफ से हमने सील कर दिया। ये एक तरह का डिस्पोजल है, किसका, रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है उसका। स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट, सबसे बड़ी बात है कि इसका प्री ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं कि उठाया और डाल दिया, प्री ट्रीटमेंट किया, उसके बाद आप इसको 500 मीटर के एक डीप गड्ढे के अंदर एंटर कर दोगे और रॉक्स को कवर कर दोगे। प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन इज सुटेबली शील्डेड कंटेनर बरीड विद इन द रॉक्स के बीच में डाल दोगे, अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस से 5 मीटर अंदर की तरफ, राइट। इससे क्या होगा, देखो बच्चों, ये एक अच्छा उपचार तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कभी भी लीक हो सकता है। आप अर्थ के सरफेस पे 500 मीटर के अंदर गहराई में करोगे, कभी लीक भी हो सकता है, अंदर वाटर के थ्रू जा सकता है, और जा भी रहा हो तो हमें पता नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समय समय पर इसको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को क्या कर सकते हैं, प्री ट्रीटमेंट, फिर आपने ट्रीटमेंट दिया, कंडीशनिंग, जो ये मेथड दिया ना प्री ट्रीटमेंट करने का, ये वो है, प्री ट्रीटमेंट किया और उसका डिस्पोजल कर दिया अंडर किसके अंदर, इंजीनियर्ड मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग। Now we have greenhouse effect and global warming. Greenhouse effect क्या है, कौन सी गैसेस जो हैं वो हमारे लिए क्या काम करती है। तो बच्चों जो ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन कौन सी गैसेस है मैम, सी याद रख लो, क्या है यहाँ पर CO2, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा CH4, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा CFS। ठीक है, 1 मिनट,
CS, ठीक है। ये ट्रिपल C याद रखोगे। ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ये क्या करती है बच्चों, ये हमारे लिए ब्लैंकेट का काम करती है। कैसे मैम, ये हमारी अर्थ को, ये हमारी अर्थ है, इसको एक कवरिंग देती है, कवरिंग फॉर दैट। ये हमारी अर्थ को वार्म करने का काम करती है, गर्म रखने का काम करती है। यदि ये गैसेस नहीं होती तो यहाँ पर जो अर्थ है वो चिलिंग कंडीशन पे होती है, यानी कि -18 डिग्री टेम्परेचर होता। इन गैसेस की वजह से क्या है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सोच रहे हो कितनी अच्छी गैसेस है, लेकिन हर चीज की अति बुरी होती है, कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं। अब देखो, द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम ए ब्लैंकेट लाइक कवरिंग अराउंड द अर्थ, इट कंट्रोल द एस्केप ऑफ हीट को कंट्रोल करके रखती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू आउटर स्पेस एंड कीप इट वार्म एंड हॉस्टाइल। क्या होगा, यहां पर आप देखो, सन चाचू की लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है। यहां से 1/4 तो बाहर चली जाती है, 1/4 तो बाहर चली जाती है, लेकिन जब ये वापस से टकराती है तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ वार्म हो जाती है। आई बात समझ में? तो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड emit it again toward the earth. The cycle continues till the earth surface has no long wave radiation to emit. आ गई बात समझ में? दिस फिनोमिना इज नॉन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जब ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो जो है सूर्य की किरणों को कंट्रोल करती है, उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, इमिट करती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, वार्म बना रहता है, और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यहां तक की चीज समझ में आ गई। ग्रीन हाउस गैसेस रेडिएट द पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी बैक टू द अर्थ, क्या करती है, सोलर एनर्जी को हमारी अर्थ पे दोबारा भेजती है। द फिनोमिना इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस फ्लक्स। देखो क्या हुआ, वापस समझ लो, ये हमारी अर्थ है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, राइट। ये सन चाचू है, सन चाचू की किरणें आई, इसमें से 1/4 तो वापस से चली गई, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ग्रीन हाउस गैसों ने इसको बाहर भेज दिया, लेकिन वापस से जब ये आई, यहाँ पर आई, एटमॉस्फेयर से टकराई, तो वापस से इन्होंने क्या कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस फ्लक्स कह रहे हैं। आ गई चीजें समझ में? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस फ्लक्स द मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मीन वैल्यू है, ठीक है, मीन वैल्यू है। द वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, CO2, CH4, CFCS और नाइट्रस, जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो। अब देखो यहाँ की चीज सुनो, N2O कितनी है, 6% ओनली। याद रखेंगे, ये नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है और NCERT में डायग्राम भी दे रखा है। CFCS कितनी है, 14, मीथेन कितनी है, 20%, और ये कितनी है, 60% कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको देख रहा है कि यहाँ इसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग फैलाती है वो कौन करती है, मीथेन और हमारा CFCS। क्यों करती है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो, other gases of minor significance are water vapors and ozone. Recently the concentration of greenhouse gases has started rising, resulting the enhanced greenhouse effect that is resulting the increasing the meaning of global temperature। मतलब global temperature बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास क्या होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा सूर्य की किरणों को क्या कर रही है, फ्लक्स कर रही है हमारी अर्थ पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वार्मिंग बढ़ रही है। वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे पोल्स पे, ठीक है, जो ये आइस कैप थी, ठीक है, ये आइस कैप्स कहलाती हैं, ये मेल्ट हो रही है, ठीक है, ग्लेशियर्स हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है। आ गई बात समझ में? ये रीजन किसकी वजह से हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या हुआ, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है। इन द राइज एट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स, जैसा कि मैंने बताया। और क्लाइमेटेड चेंज लाइक अल नीनो। अल नीनो का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत जल्दी जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं अल नीनो।
इफेक्ट कुड बी बिकम कॉमन, राइज इन सी लेवल बढ़ रहा है। So, rise in temperature will cause death of many temperature sensitive species। जो टेम्परेचर सेंसिटिव स्पीशीज है उसकी तो डेथ ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आप बहुत ज्यादा वार्म हो रहे हो, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सम स्ट्रैटेजीज टू डील विद ग्लोबल वार्मिंग, कुछ हमारे पास स्ट्रैटेजीज है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। वेजिटेशन कवर शुड बी इंक्रीज बाय अफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि आप खूब सारे पेड़ लगाओ। रीफॉरेस्टेशन का मतलब है कि आपने यदि फॉरेस्ट को काटा है तो वापस से आप फॉरेस्ट को बनाओ भी, यानी कि वापस से रीप्लांटेशन करो। इज दैट क्लियर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी रिप्लेस बाय हार्मलेस केमिकल। अब देखो, आपने देखा है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें पहले जो है CFCs की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब इसकी जगह हमने क्या करना शुरू कर दिया है, HFCs यूज करना लग गए हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज करने लगे, जिसकी वजह से हम इन ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एंड फॉसिल फ्यूल, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस, जितना होगा हम क्या करें, हमारी जो एनर्जी है उसको हम एक एफिशिएंटली यूज करेंगे तो भी हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। इनिशिएटिव ऑफ माइटिगेटिंग ग्लोबल चेंजेस। अब देखो, 3 हमारे पास एक्ट हैं, 3 हमारे पास ऐसे प्रोग्राम है जिसके ऊपर हमने क्या किया, एनवायरमेंटल इश्यूज को कम करने के लिए काम किए हैं। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, इन्होंने क्या बोला, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिया टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटोस्फेरिक जोन। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। आप अभी हम इसके बाद हम देखेंगे ओजोन डिप्लीशन। तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं स्फीयर, राइट। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन जो प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं गुड ओजोन। ठीक है, उसको हम कहते हैं गुड ओजोन। तो यहां पर इस गुड ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एग्रीइंग द लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस टू हाफ लेवल ऑफ 1986। क्या मतलब हुआ, देखो 1987 में प्रोटोकॉल आया, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि जो हमारी गुड ओजोन है कहां पर प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। यदि इस गुड ओजोन को हम बचा लें तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, हम ओजोन डिप्लीशन को भी रोक सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे कि एक तो CFC का जो यूज है वो कम कर दोगे। क्यों? क्योंकि अभी आप फर्दर हम देखेंगे, जब ओजोन डिप्लीशन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ओजोन होल जो बन रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग कर रहे हैं उसको हम हाफ यूज कर ले। तो 1986 में जितना सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कर दें, हाफ कर दे। आ गई बात समझ में, ये समझ में आ गया, आपके NCERT में दे रखा है ये, इसलिए। चलो, क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997, इन्होंने क्या करा, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव ऑफ ODS। अभी अपन देखेंगे ODS का मतलब क्या होता है। एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन एट द लेवल 5% बिलो 1990। जितना लेवल ग्लोबल जो हमारी गैसेस थी, या हमारी हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो थी, उसका जो लेवल था उसका 5% हमने कम कर दिया। 1990 में जितना लेवल था उसका 5% हमने कम कर दिया बाय 2008 टू 2012 के अंदर। नाउ वी हैव ओजोन लेयर डिप्लीशन। सबसे पहली बात तो करेंगे, देखो कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है, कंसेप्ट समझ लेते हैं, इधर आ जाओ, पहले कंसेप्ट समझ लो। ये हमारी अर्थ है बच्चों, ठीक है। अर्थ के ऊपर मतलब अर्थ में जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है वहां पर ओजोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओजोन प्रेजेंट होती है। ये क्या काम करती है, ये जो सन चाचू है हमारे, इसमें से यूवी रेज आती है, हाँ या ना, यूवी रेज आती है। ये कैसी होती है, 3 तरह की होती है, UVA, UVB, UVC, ठीक है। जो C वाली है बच्चों, ये तो सीधा डेथ ही करती है, लीथल होती है। जो A और B है बच्चों, ये स्किन कैंसर, ये म्यूटेशन, इस तरह के घातक रोग देती है आपको। कैंसर तो बहुत ज्यादा वास्ट है, आपको पता है पेशेंट इतने सारे क्यों होते जा रहे हैं,
जिसको भी इस तरह के कैंसर हो रहे हैं वो क्यों होते जा रहे हैं, ओजोन डिप्लीट होती जा रही है। ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो क्यों रहा है, कैसे हमें पता लगता है कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, इसकी थिकनेस की वजह से। ये जो थिकनेस है यदि वो कम हो जाए, ठीक है, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है। अब इस थिकनेस को मैम कैसे मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं अपन डॉप्सन से, राइट, डॉप्सन से। यदि इसके अकॉर्डिंग ये कितना होता है 1 ppm, ठीक है, 1 ppm होता है। यदि इसकी थिकनेस कम हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ओजोन होल, ठीक है। होल कह रहे हैं, होल हो रहा है क्योंकि इसकी थिकनेस कम हो रही, थिकनेस कम होगी तो सीधी सी बात है अर्थ पर क्या आएंगी, यूवी रेज आएंगी, जो कि फर्दर डिजीज कॉज करेंगी। ये समझ में आ गया कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, कैसे वर्क करती है। डन, आ जाओ। Ozone layer or shield is present in the stratosphere. There it is dissipate the energy of ultraviolet radiations. Because of this, ozone sphere functions as shield against the strong UV radiation. Shield का काम करता है, हमें UV radiation से बचाता है। Protection from UV radiation is proportional to the thickness of ozone layer. मैंने बताया ओजोन लेयर के थिकनेस पे डिपेंड करता है। Depletion in the concentration of ozone over a restricted area as over Antarctica is called ozone hole. ओजोन होल कहाँ पर है, अंटार्कटिका जो रीजन है ना, वहां की जो ओजोन लेयर है वो कैसी होती जा रही है, उसकी थिकनेस कम होती जा रही है, वो पतली होती जा रही है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, कोई होल नहीं बन रहा है, कोई गड्ढा नहीं बन रहा है, थिकनेस कम हो गई है। कहाँ पर, अंटार्कटिका पे, राइट। अब हमारे यहाँ पर भी ये किस्सा जो है चलता जा रहा है। ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस, मैंने प्रीवियस अभी जो पार्ट पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बोला था ओडीएस। ओडीएस का मतलब क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस, ऐसे सबस्टांसेस जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हो। तो इसके अंदर जो मुख्य है वो है हमारा CFCS, जो आपके रेफ्रिजरेटर में आता था। इसमें से क्या निकलता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करता है बच्चों, ये लगभग इस ओजोन 3 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। वो भी कितना, लगभग 1 लाख ऑक्सीजन बना देता है। ये जो कितना है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, समझ रहे हो कितना घातक हो सकता है। The substances which react with the ozone present in the stratosphere and destroy the same, इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस O3 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। Major aerosol pollutant present in Z plane emission is chlorofluorocarbon, CFCS. क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस एक्टिव क्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस के अंदर। इन स्ट्रेटोस्फीयर यूवी रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग ऑफ क्लोरीन एटम। क्या होगा, यूवी है, यूवी ने किस पे फंक्शन किया, CFCS पे, राइट। इसने क्या किया, क्लोरीन मॉलिक्यूल निकाला, एक्टिव क्लोरीन निकाली। इसने क्या काम किया, O3 को O2 में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरा प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता जा रहा है, राइट। क्लोरीन डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या निकाल रहा है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकाल रहा है विद दीज एटम एक्टिंग merely as catalyst का काम कर रहा है। क्लोरीन एटम आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। और सीधी बड़ी बात यह है कि इस क्लोरीन को हम कंज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में, अ सिंगल क्लोरीन, सुन लिया, अ सिंगल क्लोरीन एटम कन्वर्ट 1 लाख मॉलिक्यूल ओजोन इनटू ऑक्सीजन। क्लोरीन एक्शन ओवर ओजोन एंड चैनामेटिक, यानी कि चेन रिएक्शन है, ये कंटिन्यू होता जा रहा है। क्लोरीन आपके पास रिसाइकिल नहीं हो रहा, कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, तो ये चेन बना रहा है एक प्रॉपर। तो आप सोचो कितनी जल्दी डिप्लीट हो रही होगी हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन इफेक्ट क्या क्या है, जैसा कि मैंने बताया, यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन द यूवीबी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट, बट यूवीबी डैमेजिंग डीएनए एंड म्यूटेशन में अकर, कैंसर कॉज कर रही है, म्यूटेशन कॉज कर रही है, इट कॉजिंग एजिंग ऑफ स्किन। आपको पता है आजकल स्किन के प्रोडक्ट क्यों निकल रहे हैं, बहुत कम समय में हमारे पे बुढ़ापा नजर क्यों आ रहा है, हमारी स्किन पे सीधा डैमेज हो रहा है, डैमेज टू स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर्स। इन ह्यूमन आई
आपको पता है हमारी आईज बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती है, हमारे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। कॉर्निया एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन एंड हाई डोज ऑफ यूवीबी कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है कि कॉर्निया जो होता है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और कैटरेक्ट एक्सेट्रा। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज टू कॉर्निया, और कुछ यदि डायरेक्टली हम कॉन्टैक्ट में आ गए तो वो हमारे कॉर्निया को डैमेज भी कर सकता है, वो अंधे भी हो सकते हो आप। अब सोच लो कि क्या करना है। सो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या है, यानी कि हम फॉरेस्ट को तबाह कर रहे हैं, बिल्कुल हमने तबाह कर दिया। अर्बनाइजेशन में सबसे ज्यादा हमने जो खोया है ना, हमारे अमेज़न फॉरेस्ट तक को भी हमने खोया है। डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्टेड एरिया नॉन फॉरेस्टेड वंस, हम डेजर्टिफिकेशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट। 40% तो ट्रॉपिक रीजन पे हुआ है बच्चों, ठीक है, और हमारा 1% कहां पर हुआ है, हमारे टेम्परेट रीजन पे। तो आपको याद हो तो कि जो हमारा ट्रॉपिक रीजन है सबसे ज्यादा स्पीशीज यही मिलती है। फॉरेस्ट खत्म कर दो, स्पीशीज खत्म कर रहे हो, राइट आ रही है बात समझ में। फॉरेस्ट खत्म कर रहे हो, स्पीशीज खत्म कर रहे हो, इवोल्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रीन इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है ये। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब हमने 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बात करी थी तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, 30% लैंड पे हमारे पास फॉरेस्ट थे, लेकिन जैसे जैसे खत्म हुआ, ठीक है, ये कितना रह गया है 21.54%। लेकिन जो हमारी पॉलिसी थी, कौन सी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि 33% फॉरेस्ट कवर द प्लेन्स, यानी कि देखो प्लेन्स पे कितने होने चाहिए, 33% होने चाहिए, और जो हमारा हिली एरिया है, हिल्स है, वहां पर 67% हमें प्लांट्स होने ही चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जब 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग थी तो हमारे पास कितना था, 33% था, ओ सॉरी 30% था, ठीक है, लेकिन कितना रह गया, श्रिंक होकर के 1.54। आप सोच लो क्या कंडीशन चल रही है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी के साथ में आप देखोगे कि एक जूम कल्टीवेशन है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, सुनो, यहाँ की जो प्रजाति है, मान लो इस एरिया में इन्होंने फॉरेस्ट उगाया या फॉरेस्ट था, इसको क्या किया, यूज ले लिया, कल्टीवेट कर दिया, कल्टीवेट करके इसको बर्न कर दिया, जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ, इसको मतलब ऐश आ गई यहाँ पर, ठीक है, राख बन गई। अभी क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस वाले एरिया को छोड़ देते हैं ताकि दोबारा उस कंडीशन पे आ जाए जब यहाँ पर कल्टीवेशन हो सके, और दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं। आई बात समझ में, फॉरेस्ट लिया, ठीक है, यहाँ के जो फॉरेस्ट थे उसको काटे, लकड़ियों को काटा, उसको जला दिया, काटने के बाद जला दिया, और उसकी ऐश को वहीं छोड़ गए ताकि वो वापस से कल्टीवेट हो जाए और दूसरी जगह चली जाए। अरे तुमने इनडायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन कर दिया ना, इनडायरेक्टली तुम क्या कर रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो, तुम जंगल नष्ट कर रहे हो, ये एक बेकार चीज है कि नहीं है। सो ट्रीज आर एक्स फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रैंचिंग एंड द सेवरल फॉर अदर पर्पस। अदर पर्पस मतलब ह्यूमन देखो कितने सेल्फिश है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर उन्होंने जलाया, commonly called as Zoom cultivation in northeastern states of India has also contributed to deforestation. Indirectly और directly ये contribute कर रहे हैं deforestation में। In slash and burn agriculture, the farmer cut down the trees of the forest and burn the plant remain. जो बच गया उसको जला देते हैं, इतने खतरनाक है कि जो बच गया उसको भी नहीं छोड़ते हैं। The ash is used as a fertilizer and the land is then used फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग, और उसको कैटल ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। आफ्टर कल्टीवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर, और उसको बहुत टाइम तक इसे छोड़ दिया जाता है टू अलाउ इट्स रिकवरी, ताकि वो रिकवर हो सके। द फार्मर्स देन मूव ऑन टू द अदर एरियाज एंड रिपीट दिस प्रोसेस, और सेम प्रोसेस वहां पर भी अपनाते हैं। सोचो कितनी मूर्खता के साथ काम कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, वन ऑफ द मेजर इफेक्ट एनहांस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की संख्या ज्यादा बढ़ रही है,
concentration in the atmosphere because the trees that could hold a lot of carbon in their biomass are lost with deforestation. अब देखो हमने क्या बोला था, ग्रीन हाउस गैसेस क्या था इसके अंदर, CO2 था। CO2 की मात्रा बढ़ाओगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाओगे। आ गई बात समझ में? क्लियर दैट? Deforestation also causes loss of biodiversity due to the habitat destruction, disturb hydrologic cycle, causes soil erosion and may lead to the desertification in extreme cases. मैंने बताया था desertification भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। Reforestation क्या है? पौधे लगाओ, पेड़ पौधे जितने लगाओगे उतना ही सही रहेगा बच्चों। नाउ केस स्टडी, अब हमारे पास केस स्टडी है। आपको याद हो तो विश्नोइज मूवमेंट 1731 में हुआ था, इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, राइट। इतना अच्छा काम किया था इन्होंने, अमृता देवी जी ने, कि पेड़ों को कटने से रोका था, पेड़ों को कटने से रोका था इन्होंने। फिर इसके अलावा हमारे पास अर्थ डे बनाया जाता है 1970 के अंदर बनाया था सबसे पहले ये 22 सेकेंड अप्रैल 1970 के अंदर सबसे पहला अर्थ डे बनाया था। और 52nd हमारे पास क्या आया है 2022 में हमने अर्थ डे सेलिब्रेट किया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में बनाया जाता है। चिपको मूवमेंट, एक और मूवमेंट हुआ जो कि कहाँ पर हुआ, हिमालयाज में हुआ, गढ़वाल लोगों के बीच में 1974 के अंदर। इसके अलावा हम बात करें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, जिसमें हमने क्या बोला था कि जो भील वहाँ की जो प्रजाति होती हैं, ट्राइबल पीपल्स होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन किया कि तुम्हारे हाथों ये जंगल है, तुम ही इसको बचाओ। नाउ वी हैव आपिको मूवमेंट, ये साउथ इंडिया के अंदर हुआ था। फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे। तो विश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, आपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, टेहरी धाम कॉन्फ्लिक्ट और नवंद्या मूवमेंट। ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स हैं हमारी इंडिया में जो हुए। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई हमारे 2 to 3 दिसंबर 1984 को। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि कुछ अच्छे भी हैं, कुछ त्रासदी वाले भी हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पर दो चीज़ दिख रही है। दो चीज़ क्या है, द अर्थ इज़ फाइन प्लेस, अर्थ हमारा एक सबसे अच्छा प्लेस है, एंड वर्थ टू फाइटिंग फॉर, इसको बचाने के लिए हमें लड़ना भी पड़े तो हमें लड़ना चाहिए, राइट। फिर एक शक्ल मैंने यहाँ पर दिखाई है जहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं या कुछ हमारे पास कुछ बैग्स हैं जिसके अंदर स्केलेटन पड़े हुए हैं, ठीक है, स्कल पड़े हुए हैं। तो आपको क्या चूज करना है, चूज योर वे। आपको इधर की तरफ जाना है कि इधर की तरफ जाना है, आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें अपनी अर्थ को कैसे बचाना है। डिफॉरेस्टेशन करना है कि फॉरेस्टेशन करना है, ठीक है। हमें अपने घर का कचरा किस तरीके से सेग्रीगेट करके हम उसको कम कर सकते हैं, या हम उसको कैसे डिस्पोजल कर सकते हैं, कैसे कैसे आइडियाज ला सकते हैं, प्लास्टिक को कैसे कम किया जा सकता है। यदि कोई अभियान चल रहा है तो हम उस पर क्यों ना जोड़ दें, क्यों ना हम उसको अपनाएं। इज दैट क्लियर? ये भाषणबाजी नहीं है, कोई ज्ञान की देवी नहीं हूं मैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर करना मेरी भी जिम्मेदारी। आई एम ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ों के लिए अवेयर रहो, लोगों को अवेयर करो, अपने घर से ही स्टार्ट करो। क्या पता एक घर भी सही हो जाए तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहीं पर ही आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसका जो एक मूल मंत्र है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आशा करती हूँ कि कुछ जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ड्यूरिंग द चैप्टर वो आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होगी, आपको कुछ नया, कुछ इनोवेशन भी करने को एक, मैं बोल सकती हूँ, एक होप मिली हो। तो जल्दी मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक थैंक यू।